हमारे आज सामने जो इस वक्त मौजूद हैं माननीय चेयरमैन साहब, उनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है चेयरमैनी का पद के बाद से जो है लगातार एक खुशी है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो पिछले काफ़ी समय से कुछ काम रुके हुए थे शायद अब आगे वो तेज़ी से होंगे, और तमाम चीज़ों के बारे में माइनॉरिटी से संबंधित कई विषयों पर बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार ने आपको दी है। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है आपको सडनली मिलेगी, या क्या प्रिपरेशन थी आपकी जिम्मेदारी से पहले? प्लीज़। देखिए, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है या किसी को नहीं मिलती, ये कोई आदमी नहीं जानता। जी सर। ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, और उनके सोच में कहीं ना कहीं ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे आए जो समाज के लिए काम करे और जो माइनॉरिटी के लिए काम करे, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करे। ये सोच के उन्होंने मेरी ये इसमें नियुक्ति के लिए आदेश किया, और ये नियुक्ति उनके द्वारा। अच्छा सर, एक मैं अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि सर इससे पहले जो लोग आपसे वाकिफ़ हैं, जो नहीं जानते सर, उनको थोड़ा सा अपने विषय में बताएं कि इससे पहले आपका राजनीतिक स्तर क्या रहा, या किस तरह से आपने स्ट्रगल करा, या क्या आपकी सेवाएं रहीं, थोड़ा सा सर बस। देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। जी सर। मेरा परिवार किसान पृष्ठभूमि का रहा है जी। और मैं गांव की भी पृष्ठभूमि को जानता हूँ, और शहर में भी हम आए, और जो मैंने पढ़ाई और यहाँ शिक्षा ली है दिल्ली से ली है, जी। और ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली से ही की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। शुरू से ही, बचपन से ही मेरा एक लगाव रहा है समाज के प्रति, और एक माहौल देखा है मैंने बचपन में कि जहाँ हम रहते थे वहाँ हिंदू मुस्लिम हर समाज का व्यक्ति मिलजुल कर रहता था, और एक ऐसी मतलब परवरिश हुई है जहाँ पे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई जो भी हमारे रहते थे, दिवाली होती तो हमें खुशी होती थी कि हमारे जो दोस्त थे वो दिवाली को बुलाते थे कि जाकिर जी आइए मिठाई खा के आते, बड़ी दिल में खुशी होती थी। और जब ईद आती थी मैं उनको बुलाता था कि सिमैया खाइए। तो ये जो रिश्ता था आपस में, मिठास का रिश्ता, वो दिल में हमेशा कहीं ना कहीं जागृत रहा। उसी से पला बड़ा होने के कारण जो प्यार मिला वही मेरा रहा कि एक सपना रहा है कि एक समाज का निर्माण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर वर्ग के लोग बाग आपस में मिलजुल कर रहें। और हमारी जो हिंदुस्तान की तहजीब है वो भी ये सिखाती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी सब धर्म के लोग बाग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। गंगा जमुना की जो तहजीब है वो जिंदा रहे यहाँ पे। और सर ये बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे बात करके महसूस हो रहा है कि एक जो मानवता की भावना है वो कहीं ना कहीं झलकती है सर आप में। लेकिन एक सर इसके अलावा भी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग ऐसा हो गया जो कहीं ना कहीं विपक्ष के, पक्ष के, राजनीति के भेंट चढ़ा हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नई नई परेशानियाँ सामने आएंगी। तो सर उस सारे सिस्टम को समझने के लिए सर क्या प्रिपरेशन रहेगी, आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, जो ये माइनॉरिटी कमीशन है वो ये कमीशन ये देखता है कि जो अक़लियत है, जो अल्पसंख्यक है, उनका हक उन तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। उनकी जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने योजनाएं बनाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं अरविंद श्री केजरीवाल जी ने, वो योजनाएं जनता तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका विचार है कि गरीबों तक जो योजनाएं हम लेके मतलब सरकार लेके आती है वो अमल में आनी चाहिए और वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाएं। कमीशन का काम सिर्फ ये होता है कि उन योजनाओं के अंदर निगरानी रखना, और वो योजना सही ढंग से ईमानदारी के साथ जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि NGO के माध्यम जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग बाग हैं उनसे मिलकर जो सरकार की योजनाएं हैं वो उनका लाभ जनता तक पहुंचे। अच्छा सर, एक अहम सवाल ये रहेगा कि एक कोरोना के लंबे पीरियड को झेल रही है, और दिल्ली मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े स्तर पर झेल रही है।
जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसमें एक बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन का हो रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो। लेकिन अल्पसंख्यकों को भी 25% रिजर्वेशन था। अभी हमारे पास कई जगह सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों को जो है प्राइवेट स्कूल जो है अरविंद केजरीवाल साहब की एक पूरी नीति होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कई जगह से हमारे पास जानकारी है। तो सर उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने आपसे मुलाकात भी की होगी और शायद काफ़ी सारे लोग मिल भी रहे होंगे। तो उसके लिए सर इमीडिएट क्या प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये हमसे सवाल आए हमारे पास सर। मैं आपको बताऊं, किसी भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। नहीं सर, इट्स नॉट रिजर्वेशन एक्चुअली। जो 25% जो मिलता है EWS कोटा में अंतर्गत आता है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं। क्योंकि ये कोरोना का काल चल रहा है और इसमें हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें शिक्षा का जो स्तर है वो भी प्रभावित हुआ है, वो चाहे छोटी क्लासेस हों चाहे बड़ी क्लासेस हों, उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि इस कोरोना महामारी से बचना चाहिए। पहले जब आप बचेंगे तभी आगे की रास्ता सफ़र तय करेंगे। हमारे मासूम बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी कम उम्र होती है, उनको नादान होते हैं, तो वो स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही हैं उनकी हिफाजत के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने की आई हैं कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कहिए या कहिए कि सूचना के अभाव के तहत में बच्चे कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या उन स्कूलों को मनमानी करने का मौका मिला है जो EWS कोटे के ख़िलाफ़ रहते हैं। जी जी। तो उस पर सरकार की नज़र रहती है, जहाँ शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई होती है। और हमारे पास भी इस तरीके की कोई शिकायत आई तो उस पर हम देखिए, हम अपने लाखों व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक लास्ट हमारे पास वीडियो पे जब हमने राजेंद्र पाल गौतम जी का एक प्रोग्राम कवर किया था, लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने कमेंट्स करके कहा था इस विषय पर हमने माननीय चेयरमैन साहब से बातचीत की है और आप कभी भी चाहें इस विषय पर बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा सर, मैं अगला सवाल हकीम साहब आपसे करना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ आपका फ़ोटो जहाँ पर आप बधाई दे रहे हैं। सर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लगता है कि पुराने ताल्लुकात हैं, पुराने रिश्ते हैं, क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब के बारे में कि कहाँ तक ये जनता का जो है वो कहीं ना कहीं। आज ये देख लीजिए कि अवाम मिलना चाहती है दिल्ली की कि जाकिर खान साहब वो चेहरा है कि जो लोग उत्साहित हैं अपने कार्य लेकर आने के लिए। पिछले कार्यकाल में क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस कार्यकाल के अंदर माननीय जाकिर साहब खान साहब हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बहुत अच्छे कार्य करेंगे। और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक में जितने भी धर्म आते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हों या क्रिश्चियन हों या मुस्लिम हो या सिख हों, जितने भी धर्म आते हैं, उन जितने भी इनके ऊपर अधिकार हैं, जिनको ये कार्य कर सकते हैं, ये ज़रूर उस कार्य को बहुत अच्छी रफ्तार के साथ कार्य करेंगे। और मेरी शुभकामना है जाकिर भाई के लिए, और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं सभी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ज़रूर दिल्ली एक अच्छे और विकास की ओर आगे बढ़ेगी। मेरा मानना यह है। सर एक अहम सवाल और है, मेरा आखिरी और अहम सवाल, कि 3 दिन पहले खबर आती है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत 1,75,000 घरों को दे दिया गया गरीबों को प्रधानमंत्री कोटे से। उस पर कटाक्ष करते हुए कुछ लोगों ने कहा, जो कार्यकर्ता रहे बीजेपी की, कि दिल्ली सरकार एजुकेशन की कोरोना टाइम में व्यवस्था क्यों नहीं करा सकती बेटर। उसमें कहीं ना कहीं सर आपका भी डिपार्टमेंट शामिल है, तो क्या कड़े कदम होंगे, क्या योजनाएं होंगी, या कुछ योजना अगर आ चुकी है तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं, कोई आगामी योजना हो। मैं बताइए जी। जो दिल्ली सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं हर क्षेत्र पर जी। इसी कोरोना काल के अंदर ही दिल्ली के रिज़ल्ट आए हैं एजुकेशन के, जिन्होंने 12वीं और 10वीं के नतीजे आए वो बहुत अच्छे आए और दिल्ली अन्य राज्यों से बहुत आगे निकली है रिज़ल्ट के मामले में। तो इसका मतलब है शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया है। और जहाँ तक सवाल है कि भी कोई भी स्कूल पूरे हिंदुस्तान में नहीं खुले, तो दिल्ली कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे छात्रों का जीवन दांव पे लगे। स्कूलों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि वो एडमिशन समय पे करें। टीचर्स को, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को आदेश दिए हैं कि भी ऑनलाइन पढ़ाई करें और बच्चों को ऑनलाइन पेपर भी लें।
तो ऑनलाइन पढ़ाई चली रही है। प्रिंसिपल्स को, जितने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं वो एजुकेशन माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बड़ी बारीकी के साथ में नज़र रखे हुए हैं शिक्षा के ऊपर, और मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर कोई कोताही शिक्षा के ऊपर बरती जा रही है। सर, कोई संदेश देशवासियों के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये देश जो है हम सबके सामने एक चुनौती है इस देश के अंदर कि जो वातावरण हिंदुस्तान के अंदर बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कि जिसका उदाहरण पिछले दिनों कुछ महीने पहले दिल्ली के अंदर हमने दंगे के रूप में देखा। दिल्ली एक सदियों से शांति प्रिय राजधानी रही है। यहाँ कभी दंगे इस स्तर पे नहीं पहुँचे कि लोगों के घर जलाए जाए। और हमने ये भी देखा है कि जो दंगे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, घर जलाए जाते हैं, मकान जलाए जाती हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, वो कोई इलाके का पड़ोसी कभी नहीं करता और ना इलाके के लोग बाग करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारी तत्व लोग बाग आते हैं, और जो एक दिल्ली के अंदर एक ऐसा मिसाल काम है कि यहाँ पे दंगे नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते। गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है दिल्ली। उस तहजीब को मिटाने की कोशिश की गई है, मगर यहाँ के लोगों ने वो चैलेंज, यहाँ की जनता ने वो चैलेंज स्वीकार किया और उन ताकतों को मुंह तोड़ के जवाब दिया जो अमन परस्त ताकतें नहीं हैं। उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया कि कुछ शरारती तत्व आए हैं, दंगा करके चले गए, मगर दिल्ली ने फिर से खड़े होकर ये साबित किया कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने तमाम विचारों से अवगत कराया कि क्या विचार हैं माइनॉरिटी कमीशन साहब के, जिन्होंने चेयरमैन साहब के, जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, और क्या आगे की योजनाएं हैं और क्या दिल्ली आगे करने वाली है और क्या इनका संदेश है। हम समझते हैं कि हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बने रहेंगे 24/7 के साथ।